जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स यानी नीति शास्त्र की, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूर्वाग्रह तथा विभेद की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं पूर्वाग्रह की बात करूं तो पूर्वाग्रह को समझने से पहले कुछ मनोवैज्ञानिक आधार ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यदि बात करूं मेयर्स के अनुसार, तो उन्होंने कहा था कि पूर्वाग्रह किसी समूह एवं उसके सदस्यों के प्रति एक अनुचित नकारात्मक मनोवृत्ति है। तो पहले जब हम लोगों ने मनोवृत्ति पढ़ा था तो उसमें एक चीज देखी गई थी कि मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति किसी विषय के पक्ष में या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की जो तीव्रता है उसे मनोवृत्ति कहा जाता है। और यही जब मनोवृत्तियां अनुचित हो जाएं किसी समूह के प्रति, किसी सदस्य के प्रति या किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति भी, तो ये क्या कहलाएंगी? ये पूर्वाग्रह कहलाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए, मेयर्स ने कहा है। ठीक है। दूसरा यदि मैं बात करूं सेकर्ड एवं बैकमैन के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्यों के प्रति अनुकूल ढंगों से सोचने, अनुभव करने या क्रिया करने के लिए पहले से ही क्या कर देती है? तत्पर बना देती है। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सदस्यों के प्रति अनुकूल ढंगों से। तो ये अनुकूल जो है इसमें, ये सकारात्मकता का भाव इसमें दिखा रहा है। और सकारात्मकता की भाव किस तरीके से हो सकती है, जब हम प्रकार पढ़ेंगे उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर भी एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे जातीय पूर्वाग्रह ले लें, तो जातीय पूर्वाग्रह में क्या होता है कि जातियाँ क्या होती हैं, एक जाति जो होगी वो एक समूह बनाकर रहेगी। ठीक है। उनका एक खुद का संगठन होगा, उनके विचार होंगे। ठीक है। उनकी किसी घटनाओं के प्रति सकारात्मक सोच होगी। ठीक है। कुछ तथ्य होंगे जिनके विषय में उनके विचार एक जैसे होंगे। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? उनकी सकारात्मक मनोवृत्ति कहलाएगी। किसी राजनीतिक पार्टी की ही यदि बात कर लें तो उनमें यदि सकारात्मकता है, एक पार्टी है तो उसमें सकारात्मकता है, उनके लोगों में आपस में एक जो एकजुटता होती है वो सकारात्मकता की भावना दिखाती है, सकारात्मक पूर्वाग्रह उसमें दिखाता है। परंतु यदि दूसरी पार्टी की उसी में बात कर लें तो वो जो पूर्वाग्रह होता है वो नकारात्मक हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जब प्रकार पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और सेकर्ड और बैकमैन के अनुसार सकारात्मक पूर्वाग्रह की बात की गई, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। चलिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं पूर्वाग्रह होता क्या है। तो पूर्वाग्रह की यदि बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। और लैटिन भाषा का शब्द क्या है? प्रीजुडियम। क्या है? प्रीजुडियम। इसमें जो प्री का अर्थ होता है वो होता है पहले, और ज्यूडियम जो होता है उसका अर्थ होता है जजमेंट। जजमेंट यानी निर्णय, यानी जो पहले से निर्णय ले लिए गए हों, पहले से जो धारणाएं बना ली गई हों, किसी विचार के प्रति, किसी मत के प्रति हो सकती हैं, कोई पूर्व निर्णय हो सकता है उसमें। ठीक है। कैसा निर्णय हो सकता है? किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, घटना के प्रति हो सकता है। वही मनोवैज्ञानिक विषय जो हम लोगों ने पूर्वाग्रह में पहले पढ़ा है अभी, जो मनोवृत्ति से संबंधित थे। ठीक है। ये ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखें इसमें कि ये जो होते हैं पूर्वाग्रह, ये रूढ़ धारणा, रूढ़ जो धारणाएं होती हैं हमारी, स्टीरियोटाइप्स जो विचार होते हैं हमारे, उससे संबंधित होती हैं। ठीक है। और कहीं कहीं पर अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि जो मनोवृत्ति के रूप में ही दिखाई देती हैं। तो हमारी ये मनोवृत्तियां ही हैं, और ये क्या होती हैं? नकारात्मक भी होती हैं और सकारात्मक भी होती हैं। पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पूर्वाग्रह होता है वो नकारात्मक ही होता है। जैसे आप देख लें, उदाहरण के लिए मैंने छोटा सा लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए और दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि जातियों के विषय में हम ज़्यादातर सही तरीके से पकड़ पाते हैं। ठीक है। तो जातियों का निम्न जाति के प्रति आसानी से समझ जाएंगे आप, क्योंकि ये पूर्वाग्रह अभी से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अब एक जातीय पूर्वाग्रह आपका हो जाएगा जो रूढ़ धारणा पर आधारित होगा, स्टीरियोटाइप विचार जो होते हैं उन पर ये आधारित होगा। और ज़्यादातर नकारात्मकता में आप ये चीज़ देख सकते हैं, आप किसी क्षेत्र के विषय में देख लें कि इस क्षेत्र का व्यक्ति इस प्रकार से होता है, वो आपके मन में पहले से ही धारणा बन जाती है। ठीक है। किसी आप राज्य में ही देख लें, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, आपके मन में वो मनोवृत्तियां रहती हैं कि इस राज्य का व्यक्ति इस प्रकार होगा और इस राज्य का व्यक्ति इस प्रकार होगा, इस जिले का व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है। तो वो पहले से जो पूर्व धारणाएं हमारे मन में बनी रहती हैं वो प्रायः नकारात्मक जो हमारे विचार होते हैं उनको प्रदर्शित करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम पूर्वाग्रह को समझ सकते हैं, और आसानी से जब हमारे मेंस में आएगा तो इसे हम आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं
तो इसमें कुछ घटक होते हैं जो हमने मनोवृत्ति में भी पढ़े थे और इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति ही है और उसी के अनुसार इसे समझा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कौन कौन से घटक इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 3 घटक वही जो मनोवृत्ति में हमने पढ़े थे, ठीक है, उनके दृष्टिकोण ही हैं। इसमें देख लेते हैं हम लोग, एबीसी दृष्टिकोण हमने पढ़ा था मनोवृत्ति में। आप पहला जो वीडियो हमने डाला था मनोवृत्ति का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला यदि मैं घटक की बात करूं तो संज्ञानात्मक जो घटक होता है, और संज्ञानात्मक में मैंने आपको बताया था पहले कि ये संज्ञानात्मक जो घटक होते हैं ये किसी विचार, किसी तर्क या किसी ज्ञान पर आधारित होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब हम किसी का विश्वास कर लेते हैं, किसी पर विचार ऐसा हमारा बन जाता है, तो होता क्या है कि हमारे विचार एक तरफा हो जाते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक तरफा होकर सोचने लगते हैं। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष की बात हो जाती है। भावनात्मक घटक की यदि मैं बात करूं तो भावनात्मक घटक कैसे होते हैं? किसी की भावनाओं के प्रति, जैसे कोई डर पैदा हो जाए, कोई घृणा पैदा हो जाए, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, नकारात्मक मूल्यांकन हम करने लगे किसी व्यक्ति का, किसी संप्रदाय के प्रति हो सकता है, जाति हो गई, राजनीति हो गई, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब भावनाएं हमारी काम करती हैं। और ये दोनों जो घटक होते हैं, संज्ञानात्मक और भावनात्मक जो घटक होते हैं, इनको परिवर्तन करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आप एक चीज़ देखें, जो संज्ञानात्मक होता है वो तथ्यों और ज्ञान पर आधारित होगा, हमारे तर्क पे आधारित होगा, विचारों पर आधारित होगा, और इनको बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक बार ये धारणाएं बन गई। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात कर लूँ कि भावनात्मक, तो भावनात्मक में भी सेम होता है। भावनात्मक में क्या होता है कि एक बार यदि भावना ये बन गई हमारे मन के अंदर कि इसके प्रति हमको घृणा करनी है, तो वो बड़ा ही मुश्किल होता है उसको बदल पाना। डर की भावना, भय की भावना, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं, इनको परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा घटक जो होता है वो होता है व्यवहारात्मक घटक। ठीक है, तो व्यवहारात्मक घटक क्या होता है कि हमारे व्यवहार में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यदि हम किसी संप्रदाय से संबंधित हैं, किसी पंथ से संबंधित हैं, या किसी ऐसी विचारधारा से संबंधित हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी तथ्य का, किसी घटना का, ठीक है, किसी विचार का हम क्या करेंगे, खुलकर विरोध करना शुरू कर देंगे कि ये जो है मेरे मतानुसार ये सही है। ठीक है, जैसे आप मंदिर की ही बात कर लें, किसी मस्जिद की बात कर लें, जाति प्रथा की बात कर लें, ठीक है, समाज में कोई फैली हुई कोई कुरीति है पर उनको वो अच्छा लग रहा है, पर वो खुलकर उसका विरोध करेंगे क्योंकि उनके व्यवहार में वो चीज़ शामिल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवहारात्मक घटक जो होते हैं ये पूर्वाग्रह को प्रभावित करते हैं और इनका बहुत योगदान होता है पूर्वाग्रह को विकसित करने में। ठीक है, और होगा क्या कि जब ये घटक विकसित हो जाएंगे तो समाज में जाहिर सी बात है क्या होगा, तनाव पैदा होगा, अलगाववाद की भावनाएं होने शुरू हो जाएंगी और एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी समझा कि पूर्वाग्रह क्या होता है और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पूर्वाग्रह आखिर है क्या। और इतना यदि आपको पता है तो आसानी से आप पूर्वाग्रह को मेंस में लिख पाएंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं, इसी के नीचे मैंने लिखा है विभेद। ठीक है, क्योंकि विभेद और पूर्वाग्रह को अलग अलग पढ़ने से आप समझने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लेकर पढ़ाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं विभेद आखिर होता क्या है। तो जो पूर्वाग्रह हमने पढ़ा है, जो हमने मनोवृत्ति यहाँ अभी डेवलप की है पहले पूर्वाग्रह में, तो उसमें होगा क्या कि विभेद एक मुख्य कारक के रूप में कार्य करेगा और ये व्यवहारात्मक होगा। जैसे व्यवहारात्मक घटक है, तो यदि दूसरे शब्दों में भी यदि कह दें तो मनोवृत्ति का व्यवहारात्मक घटक क्या कहलाएगा आपका, वो विभेद कहलाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपका क्या कहलाएगा, विभेद कहलाएगा। इसमें होता क्या है कि ये पूर्वाग्रह से ही जन्म लेता है, पूर्वाग्रह के कारण ही इसमें परिवर्तन देखे जाते हैं, तो इस तरीके से विभेद होता है। और इसमें देखा ये जाता है कि किसी विशेष समूह के प्रति, विभेद में जो विशेष बात ये होती है, डिस्क्रिमिनेशन जो आप देखते हैं हमेशा सब आपको सुनने में आता रहता है, इसमें होता क्या है कि किसी विशेष समूह के प्रति आपकी आस्था जो होती है वो काफ़ी प्रगाढ़ होती है। ठीक है, जब प्रगाढ़ होती है तो आप दूसरे समूह की भावनाओं को उसमें
नहीं देखते, क्योंकि आप में क्या होता है कि उस समूह के प्रति आप में नकारात्मकता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ठीक है, और आपकी उसमें रुचि भी होने लगती है कि मैं इसी संप्रदाय के लिए ये काम करता रहूँगा, इसके विचार के लिए ये काम करता रहूँगा, उसके मत के लिए ये काम करता रहूँगा। तो ये विभेद में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसका जो स्वरूप होता है वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। वही चीज़ मैंने बताई थी, किसी पार्टी का यदि विचार है अपने सदस्यों के प्रति वो सकारात्मक होगा, और वही होगा जो नकारात्मक होगा वो दूसरी पार्टी के प्रति होगा। ठीक है, तो वही विभेद की जो भावना वहाँ पर आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैंने लिखा है इसमें, विभेद और पूर्वाग्रह दोनों साथ साथ रहते हैं, आपस में इनका कोई अलग से इनको नहीं देखा जा सकता। ये यदि आप में पूर्वाग्रह की भावना जाग गई है तो जाहिर सी बात है आप में डिस्क्रिमिनेशन, विभेद उत्पन्न होगा ही। ठीक है, तो पूर्वाग्रह जो होगा वो क्या कहलाएगा, विभेद का पिता ही कहलाएगा, उसी के कारण ये उत्पन्न होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो विभेद और पूर्वाग्रह आप समझ गए होंगे। और अभी हम लोग देखते हैं कि पूर्वाग्रह या विभेद भी आप कह लें, क्योंकि एक साथ ही होंगे और दोनों की विशेषताएं एक ही साथ आप याद रख सकते हैं, अलग अलग याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा है कि ये किस प्रकार होता है पूर्वाग्रह, विभेद किस प्रकार से होता है, उन्हीं सबको यदि मिलाकर आप सोचेंगे तो आपको इसकी विशेषताएं आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार होता है ये। ठीक है, अभी देख लें इसका स्वरूप। यदि मैं बात करूं, बाएं हाथ की तरफ से मैंने स्टार्ट किया है, तो स्वरूप की यदि बात करें तो इसका कार्यात्मक स्वरूप होता है। और कार्यात्मक स्वरूप ये होता है कि जब ये कार्य करना शुरू करता है पूर्वाग्रह, तो ये किसी व्यक्ति को या तो लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, या तो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाएगा। और ज़्यादातर ये सकारात्मकता की तरफ ही होता है। कार्यात्मक जब भी होगा ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का ही कार्य करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अर्जित प्रक्रिया। अर्जित प्रक्रिया की यदि मैं बात करूं तो जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा जब होता है तो उसमें कोई ऐसी मनोवृत्ति जागृत ही नहीं होती कि उसमें कोई पूर्वाग्रह विकसित हो पाए। पैदा होने के बाद जब वो समाज में आता है, वहाँ की परिस्थितियाँ देखता है, उनके विचारों को ग्रहण करता है, उनके मतों को ग्रहण करता है, उनके तथ्यों से प्रभावित होता है, तब वो क्या करता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। तो वही अर्जित प्रक्रिया है पूर्वाग्रह। तो दूसरी विशेषता हो गई अर्जित प्रक्रिया है। तीसरा, संबंध इसका क्या होता है, वास्तविकता से बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वाग्रह होते हैं ये रूढ़िवादिता पर आधारित होते हैं, किसी मत पर आधारित होते हैं, तो इनका कोई वास्तविकता से, कोई किसी तथ्य से, किसी ज्ञान से संबंध इनका नहीं होता है। नेक्स्ट देख लें, स्थिर एवं दृढ़ विचारों पर आधारित होते हैं। इनके जो विचार होते हैं किसी संप्रदाय के प्रति, किसी जाति के प्रति, ठीक है, ये काफ़ी स्थिर होते हैं, इनको बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा देख लें तो अंधविश्वासों एवं सामाजिक रीति रिवाजों का प्रभाव इनमें ज़्यादा होता है, तर्क और बुद्धि का प्रभाव नहीं होता। वही चीज़ हमने देखा कि संज्ञानात्मक जो घटक हमने देखे थे, विश्वास एवं विचार वाला, ये एक तरफा हो जाते हैं। इनमें रूढ़िवादिता इतनी हो जाती है कि केवल एक ही विषय पर, एक ही तथ्य पर ये टिके रहते हैं और उन्हीं के विचारों पर ये बात करते हैं, कोई तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल इसमें नहीं करते ये। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह में आ जाएगा। इसके अलावा और देख लें यदि, तो ये संवेगात्मकता का इनमें काफ़ी प्रभाव होता है, क्योंकि ये किसी भी धर्म जाति के प्रति अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी विशेषताएं होती हैं। आप पूर्वाग्रह और विभेद दोनों में भी यदि आता है, कभी विभेद का ही सीधा पूछ लिया तो वही चीज़ है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह का ही व्यवहारिक रूप क्या है, विभेद है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वाग्रह के प्रकार। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पूर्वाग्रह के जो प्रकार होते हैं उनमें देख लेते हैं। सबसे पहले, बहुत सारे प्रकार हैं पर कुछ को इसमें रखा गया है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की, ठीक है, तो पहले आपको मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह होता है, भाषा पूर्वाग्रह हो सकता है, जातीय होता है, आयु होता है, आयु पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रजातीय पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पूर्वाग्रह इसमें हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक एक को समझ लेते हैं कैसे होता है। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की यदि बात करूं तो जो एक व्यक्ति होता है, गांव का व्यक्ति होता है और एक शहर का व्यक्ति होता है। यदि उदाहरण के लिए देख लें
तो जो शहर का व्यक्ति होता है वो गांव के व्यक्तियों को ऐसे समझता है कि गांव के व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, इनका जो बुद्धि विवेक है इनका विकास नहीं हुआ है, और हम शहर में रहते हैं और हमारा जो बुद्धि विकास है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। हम जो है हमारा जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है, और जो गांव के लोग हैं उनका इतना मजबूत नहीं है। तो ये क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के अंतर्गत आपको आएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भाषा पूर्वाग्रह। भाषा पूर्वाग्रह में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष की यदि मैं बात कर लूँ, आप एक राज्य में है, दूसरे राज्य के जो व्यक्ति होंगे, आप उत्तर में जो राज्य हैं उनकी बात करें और दक्षिण में जो राज्य हैं, तो उत्तर में जो राज्य हैं उनका जो संगठन है वो दक्षिण वाले राज्यों की भाषा को बोलेगा ये सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इनका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उनके प्रति उसका जो व्यवहार होगा वो नकारात्मक होगा। और जो दक्षिण में जो लोग हैं उनके लोगों का जो विचार होगा उत्तर वाले लोगों की तरफ वो काफ़ी अलग तरीके से होगा। तो इस तरीके से भाषा पूर्वाग्रह देखा जा सकता है। नेक्स्ट देख लें जातीय पूर्वाग्रह। तो जातीय पूर्वाग्रह में क्या होता है कि एक जाति का अन्य जातियों के प्रति जो पूर्वाग्रह होता है वो क्या कहलाता है, जातीय पूर्वाग्रह कहलाता है। अभी मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि सकारात्मकता भी होती है, तो क्षेत्रीय में भी देख लें, भाषा में भी देख लें, यदि अपने क्षेत्र के लोग होंगे तो उनमें सकारात्मकता की भावना आएगी। जैसे मैं यदि बात करूं कि मैं मध्य प्रदेश में हूं और मैं चला जाऊं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में यदि मुझे कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति मिल जाए या मेरे जिले का कोई व्यक्ति मिल जाए, मेरे गांव का व्यक्ति मिल जाए, तो मेरी उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मकता और सकारात्मक जो पूर्वाग्रह मेरा है वो ज़्यादा होगा। तो सकारात्मक पूर्वाग्रह क्षेत्रीय पूर्वाग्रह आपका कहलाएगा। भाषा में भी सेम है, यदि कोई भाषा भाषी मुझे मिल गया अपने क्षेत्र का दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं भी यदि मैं हूँ, तो उसमें आपको क्या कहलाएगा, आपका सकारात्मक जो भाषा पूर्वाग्रह होगा हो जाएगा। जाति में मैं बात कर रहा था, तो किसी एक जाति के प्रति यदि एक जाति के समूह बना हुआ है उसमें यदि लोग हैं तो उनका आपस में सकारात्मक व्यवहार रहेगा, और यदि कोई दूसरी जाति आ गई तो उसके प्रति आपका नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसी के साथ साथ आयु में देख लें, तो आयु पूर्वाग्रह में क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है, जो नवयुवक हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं वो काफ़ी निष्क्रिय हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति उनका जो मनोवैज्ञानिक जो विषय के प्रति उनका क्या रहता है, उनकी सोच ये रहती है कि ये निष्क्रिय हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो वो एक पूर्वाग्रह हो जाता है, और हम यंग हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आयु पूर्वाग्रह हो जाता है। इसमें दोनों पक्ष देखे जा सकते हैं, यंग का यंग के साथ और जो वृद्ध हैं उनका आपस में देखा जा सकता है। तो आप आसानी से अभी समझ गए होंगे सकारात्मक और नकारात्मक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लें राजनीतिक पूर्वाग्रह। राजनीतिक पूर्वाग्रह मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया इसको कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी के प्रति, ठीक है, यदि एक पार्टी अपने सदस्यों के प्रति बर्ताव सही तरीके से कर रही है, उनके विचारों को समझ रही है, उनके कार्यों को समझ रही है, उनके करने का तरीका सही है, वो एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो क्या होगा, वो सकारात्मक पूर्वाग्रह हो जाएगा, और दूसरी पार्टी के प्रति जो उनके विचार हैं, उनकी सोच है, वो नकारात्मकता को उसमें दर्शाएगी। ठीक है, तो ये राजनीतिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। प्रजातीय में क्या होगा, तो प्रजाति पूर्वाग्रह में देखा गया है, पश्चिमी सभ्यता में यदि बात कर लें, पहला यदि देखें तो पहले होता क्या था कि इनमें होता क्या था कि जो महिलाओं का ही देख लें सबसे पहले, तो पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाता था कि महिलाएं जो है वो किसी काम की नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती हैं, उनके सोचने का तरीका ठीक नहीं है, वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी। जैसे आप वर्तमान में ही देख लें तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या हो गया कि महिलाओं का योगदान काफ़ी बढ़ा है और उनकी मनोवृत्तियाँ बदली भी हैं। ठीक है, वही भारत में देख लें तो भारत में मनोवृत्तियाँ अभी भी उसी प्रकार से हैं। ठीक है, कि जो महिलाएं हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आप मैनेजमेंट में ही देख लें, बहुत सारी महिलाएं हैं, पर अभी भी लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह है कि महिलाएं एक अच्छी मैनेजर या अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर पुरुष प्रधान देश है हमारा, और इसी तरीके से इसमें पुरुषों की अभी भी जो पुरुषों के प्रति जो पूर्वाग्रह है वो ज़्यादा मजबूत है। तो ये देख सकते हैं। वहीं पर यदि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया था कि अमेरिकी गोरे और निग्रो प्रजाति के इसमें हो जाएगा। ठीक, वो भी प्रजातियों के प्रति भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपका, अच्छा ये मैंने लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में आपको बता दिया है अभी। ठीक है, तो इसमें महिलाओं में यदि हो जाएगा तो लैंगिक पूर्वाग्रह के संबंध में इसमें हो जाएगा। पर प्रजाति जो पूर्वाग्रह होगा, तो प्रजाति पूर्वाग्रह में क्या होगा कि
कोई प्रजाति है, जैसे निग्रो प्रजाति है अमेरिका में, और अमेरिका के जो लोग हैं, तो गोरे जो लोग हैं उनकी यदि प्रजाति के प्रति एक पूर्वाग्रह हो जाएगा कि ये ऐसे लोग हैं, ये काले हैं, ये ऐसे लंबे होते हैं, इनका शरीर ठीक तरीके से नहीं होता है, तो उनके प्रति एक पूर्वाग्रह हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रजाति पूर्वाग्रह के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा देख लें सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। तो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह में देखें तो एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के प्रति होगा। ठीक है, अपने संप्रदाय में वो सकारात्मक तरीके से सोचेंगे और दूसरे संप्रदाय के प्रति वो क्या करेंगे, नकारात्मक तरीके से सोचेंगे। तो इस तरीके से आप पूर्वाग्रह के प्रकारों को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पूर्वाग्रह यदि फैल गया या हो गया तो क्या करेंगे, उसको कम करने के लिए कुछ तो उपाय होंगे। यदि आप एक लोक सेवक हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार आप जो है पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं या उसे कम करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी दृढ़ होते हैं और स्थिर होते हैं, बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी कुछ प्रयासों के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो इसमें पूर्वाग्रह एवं विभेद दोनों को साथ में रखा है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो इन दोनों को नियंत्रित करके समाज में हो रहे जातीय दंगे, अंतर्राज्यीय भी कह सकते हैं, अंतर्जातीय भी, ये जो संघर्ष होते हैं, इन सभी प्रकार की अनैतिक घटनाओं को कम करके बहुधर्मी, बहुजातीय एवं बहुवर्गीय सामाजिक व्यवस्था की जा सकती है। इसको कम करने के लिए कुछ विधियां देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए कि विधियों को स्पष्ट कीजिए तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। तो सबसे पहले यदि देखें कि सरकार के द्वारा जो सामाजिक विधान बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि विधान बनाए जाएंगे, विधान हमारे सिलेबस में भी है, आप देखेंगे तो वो जो विधान है वो सरकार द्वारा बनाए गए क्या होते हैं, कानून होते हैं। ठीक है, जैसे अस्पृश्यता को हटाने के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपने पढ़ा भी था प्री में। ठीक है, तो वो आपके लिए काम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारी इसमें देख सकते हैं कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है, और छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसे, जैसे आर्टिकल 17 आपका रखा गया संविधान में, तो बहुत सारे ऐसे विधान बनाए जा रहे हैं जो कि इन पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व परिवर्तन की प्रविधियां, यदि व्यक्तित्व प्रबंधन की बात करें तो व्यक्तित्व यदि विकास आपका हो जाएगा तो आपके जो विचार होंगे वो काफ़ी खुले होंगे, परिपक्व होंगे, और समाज को आप एक नए तरीके से देखने में, समाज को आप एक नए तरीके से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व परिवर्तन, व्यक्तित्व का विकास इसमें काफ़ी आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप पूर्वाग्रह को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग शिक्षा एवं सूचना का प्रचार या प्रसार। इसमें क्या होगा कि जैसे आपके इस टाइम पे देख रहे हैं हम लोग कि आईटी का काफ़ी बोलबाला है। आप व्हाट्सअप देख लें, ठीक है, आप फेसबुक देख लें, उसके साथ साथ टेलीविज़न में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, रेडियोज़ हो गए। ठीक है, और इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपके शिक्षा का प्रसार होता है और आप ये महसूस करते हैं कि नहीं, जो समाज में जो ये पूर्वाग्रह व्याप्त है ये सही नहीं है, और इसके साथ साथ आप इन पूर्वाग्रहों को कम करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा एवं सूचना का प्रसार के माध्यम से। अलगाव विरोधी नीतियाँ, तो अलगाव विरोधी जो नीतियाँ होती हैं इसमें क्या सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए कि वो कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे अलगाववादी जो विरोधी जो लोग हैं ये ज़्यादा आगे विकसित ना हो सकें, इनकी विचार जो हैं काफ़ी लोगों को प्रभावित ना कर सकें, और समाज सेवी जो लोग हैं, जो एनजीओज़ वगैरह हैं, उनकी मदद से हमें ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अंतः समूह संपर्क। अंतः समूह संपर्क से क्या होगा कि जो आपसी विश्वास है, ठीक है, वो हमारा काफ़ी बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो अविश्वास की जो भावनाएं हैं लोगों में वो क्या हो जाएंगी, काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। अविश्वास जो दूर होगा तो क्या होगा, आपसी सौहार्द की भावना बढ़ेगी और लोगों में प्रेम की भावना बढ़ेगी, और ये क्या हो जाएगा, पूर्वाग्रह धीरे धीरे कम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देख लें तो समाकलित गृह परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो आवासीय योजनाएं वर्तमान में सरकार की चल रही हैं, उसमें केवल एक ही जाति के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि सभी जातियों को मिलकर उसमें दिया जाना चाहिए, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी जाति का हो, उसमें रहने के लिए उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो भी परियोजनाएं हैं वो सभी जातियों के लिए, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए इसमें
उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपसी सहयोग बढ़े, संबंध बढ़े, तो क्या होगा, ये पूर्वाग्रह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा देख लें उन स्रोतों को कम करना जो पूर्वाग्रह को बढ़ाते हों। भाई ये जो स्रोत शुरू हुए हैं, रूढ़वादिता जो हमारी शुरू हुई है, उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जब नए विचार आएंगे, लोगों की सोच में बदलाव होगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये कम होते चले जाएंगे। इसके अलावा अभी प्रेरणा एवं स्वप्रेरणा को बढ़ावा देकर भी किया जा सकता है। ठीक है, जब लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि लोगों में जो भावनाएं हैं, ये पूर्वाग्रह के प्रति जो भावनाएं हैं, आप अपने घर में ही देख लें, तो उनको आप प्रोत्साहित करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, खुद स्वप्रेरणा की भावना जागृत होगी, सेल्फ मोटिवेशन आप में जागृत होगा, और अपने आप ही आप इन भावनाओं को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है, विभेद क्या है, उसके प्रकार किस प्रकार होते हैं, और ये किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। अभी ये देखिए कि ये जो पूर्वाग्रह और विभेद है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा अभी तक, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि जब हम लोक सेवक बन जाएंगे तो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। ठीक है, समाज में किसी एक वर्ग के प्रति हमारी भावना ना हो। ठीक है, हम वस्तुनिष्ठ होकर काम करें, तटस्थता से काम करें। इसके लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर समाज का विकास करें, और ये जो भावनाएं हैं, लोगों में विकसित होने वाली जो भावनाएं हैं पूर्वाग्रह की, उनको कम करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह और विभेद का इस सिलेबस में पॉइंट के रूप में डालने का मकसद था, जिसे आज हम लोगों ने पढ़ा और आसानी से समझने का प्रयास भी किया है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।